जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा सेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वारासिवनी के कासपुर सवारी छोड़ने गई टवेरा कार अनियंत्रित होकर खेत में पलटी, चालक की घटनास्थल पर हुई मौत। सरेखा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य प्रारंभ होते ही आई रुकावट, शुरुआत में ही गड्ढा खोदने पर रोड़ा बनी पाइपलाइन बंद हुआ कार्य। घर में खेलते खेलते अचानक घर के पास स्थित कुएं में गिरने से 2.5 वर्षीय बालक की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। धान चोरी के 7 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने 500 बोरी धान और 3 ट्रकों को किया जब्त। न्यायालय ने पेश कर आरोपी को भेजा गया जेल। बालाघाट रेलवे स्टेशन परिसर में 5 वर्षों से बंद पड़ा है एसबीआई का एटीएम। कैश निकालने के लिए इधर उधर भटक रहे यात्री। चार्जेस को लेकर एटीएम बंद किए जाने की विभाग के द्वारा कही जा रही बात। शहर के रेलवे स्टेशन पहुंचने वालों की सुविधा के लिए परिसर में लगा एटीएम करीब 5 वर्षों से बंद पड़ा है। इस कारण कैश रकम के लिए यात्रियों को भटकना पड़ रहा है। आपको बताया कि डिजिटल जमाने में ज़्यादातर लोग मोबाइल पर ऑनलाइन पेमेंट व ऐप डाउनलोड कर नकदी से लेन देन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी ऑनलाइन पेमेंट से दूर हैं। वहीं कई जगह ऑनलाइन के बजाय नकदी लेन देन ही होते हैं। ट्रेन में सफ़र के लिए पहुंचने वाले यात्रियों के सामने ऐसी ही स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में स्टेशन या आगे सफ़र के दौरान कैश रखने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कैश की कमी पड़ जाती है। ऐसे में स्टेशन के पास एटीएम याद आता है, लेकिन शहर के रेलवे स्टेशन परिसर में 1 दशक पहले खोला गया एटीएम पिछले 5 साल से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से रेल विभाग के कुछ चार्जेस में बढ़ोतरी को लेकर विभाग के द्वारा बंद करा दिया गया। तब से लेकर अब तक एटीएम के खुलने का इंतजार है। एटीएम बंद होने से यात्रियों को नकदी रकम के लिए भटकना पड़ता है। स्टेशन के आसपास ऐसा कोई सेंटर भी नहीं है जहां ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर नकदी रकम लिया जा सके। बंद है। कब से बंद पड़ा हुआ है? अभी मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है इसमें क्या है, जैसे हमारी यात्री जैसे किसी को पैसे की अगर आवश्यकता है, निकालना चाहते हैं, पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। अच्छा, और अभी तो ऑनलाइन पूरा चल रहा है, डिजिटल चल रहा है अभी, और ऐसे में अगर रेलवे विभाग मतलब टिकट केस ही टिकट ले रहा है, तो ऐसे में क्या संभव हो पाएगा? नहीं, तकरीबन हो गया 5 साल के आसपास। क्या लग रहा है, बंद पड़ा तो तब से चालू बंद है तो यात्रियों को भी बहुत दिक्कत होती है, यहाँ के रहवासियों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। एटीएम निकालना, पैसे निकालना तो दूर जाना पड़ता है। अच्छा, ये देखा जाए डिजिटल का ज़माना है और ऐसे में डिजिटल ऑनलाइन चल रही है, लेकिन भारतीय रेल विभाग जो उसमें केस ही चलता है, ऐसे में अगर यहाँ पे एटीएम खोला गया तो और बंद पड़ा हुआ तो क्या लग रहा है? यहाँ एटीएम खुलना चाहिए। क्या यात्री लोग को पैसे की बहुत दिक्कत, अभी आते हैं पैसे लेते हैं, कुछ कम पड़ जाते हैं। तो डिजिटल का ज़माना है, रेलवे डिजिटल लेती नहीं है। जब इस संबंध में बालाघाट रेलवे स्टेशन के प्रबंधक KM चौधरी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि रेल विभाग के द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। चार्जेस को लेकर कोई समस्या आ रही थी, जिससे एटीएम को बंद कर दिया गया है। विभाग से चालू कराने को लेकर कोई आदेश आते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वारासिवनी पुलिस ने धान और अनाज चोरी के आरोप में 24 मई को 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 500 बोरी धान व अनाज चोरी में उपयोग होने वाले 3 ट्रक को भी बरामद कर अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राइस मिल के संचालक पल्ला सोमानी के द्वारा वारासिवनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह राइस मिल का संचालन करते हैं। नवंबर 2022 में अपने मिल का धान व अन्य अनाज का भंडारण पास के सुराना वेयर हाउस को किराए पर लेकर रखा है, जहां पर चावल व धान स्टोर करके रखते हैं। समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर वेयर हाउस के अनाज व धान निकालकर राइस मिल में लाया जाता है। 15 मई 2023 को अपने धान व चावल के स्टॉक चेक करने सुराना वेयर हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने स्टॉक में रखे हुए धान व चावल के गट्टे कम दिखाई दिए। तब संदेह होने पर स्टॉक मिलान किया गया, जो करीब
200 कट्टे धान के कम पाए गए व 300 बोरी चावल कम पाया गया, जिस पर अपने मिल में काम करने वाले अन्य मजदूरों से उक्त धान व उनके बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि 11 मई 2023 को उनके ही मिल के मजदूरों ने उक्त धान व उस चावल की चोरी की है। 11 मई 2023 को प्रार्थी ने अपने किराए वाले सुराना वेयर हाउस से धान व चावल निकालने के लिए सुबह करीब 11 बजे से ट्रक लगवाए थे, जो इसी बीच धान भरने गए मजदूरों के द्वारा चोरी करने की उन्हें आशंका है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 454 और 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा मिल संचालक के मुनीम को अपनी अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। उसने बताया कि उनके द्वारा उक्त चोरी कर धान और अनाज खरीदने वाले एक गिरोह को बेच दिया है, जिसकी जानकारी लेकर उक्त लोगों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें 7 आरोपी मोहनीश पिता जगदीश खंडेलकर उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 मेहंदीवाड़ा, दुर्गेश बाहेश्वर पिता परदेशी बाहेश्वर उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 6 मेहंदीवाड़ा, दीपक पिता नेपाल चंद बंसोड़ 32 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 2 मेहंदीवाड़ा, महावीर उर्फ छोटू नाई पिता सूरजमल सूर्यवंशी उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 5 मेहंदीवाड़ा, दुर्गेश सेंद्रे पिता प्रेमलाल सेंद्रे 33 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 6 मेहंदीवाड़ा, राजकुमार पिता स्वर्गीय बारीलाल वरकड़े उम्र 25 वर्ष वार्ड नंबर 3 मेहंदीवाड़ा, प्रणय अग्रवाल पिता राजेश अग्रवाल जाति मारवाड़ी उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 2 नवेगांव थाना खैलांजी को भारतीय दंड विधान की धारा 457, 380, 411, 34 के तहत गिरफ्तार कर उनके पास से 500 बोरी धान व चावल बरामद कर घटना में प्रयुक्त 3 ट्रकों को भी जब्त किया गया, जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। पुलिस ने 24 मई को सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। अभी पिछले कुछ दिनों से ग्राम खापा में और मेहंदीवाड़ा के आसपास धान चोरी की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी। तो अभी ये प्रार्थी पलाश सोमानी उन्होंने अपने मिल में धान चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका अपराध पंजीबद्ध विवेचना में विवेचना के दौरान वहीं पर जो मिल में काम करते थे उनके मुनीम उन पर संदेह था, तो संदेह उनसे पूछताछ की गई, जिन्होंने धान चोरी करना स्वीकार किया। और मेहंदीवाड़ा की जो धान चोरी का धान जो खरीदता था छोटू नाई और उसके साथी उनसे भी पूछताछ करने पर उन्होंने जेल स्वीकार किया। जो चोरी का सभी जो माल था वो बरामद कर लिया गया है। सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के साथ पेश किया गया। सर कितने इसमें ट्रक भी जब्त हुए? हाँ, इसमें घटना में जो प्रयुक्त थे 3 ट्रक तो उसको भी जब्त कर लिया गया है। सर लगभग कितने का रहा होगा धान? अभी ये विवेचना में है। अभी जो प्रारंभिक विवेचना में अभी जो माल जब्त हुआ है उसकी अनुमानित कीमत 2 से 3 लाख रुपए की है। सर कितने लोग थे करीब? करीब अभी 7 आरोपी अभी गिरफ्तार हैं और कुछ और आरोपी फरार हैं। एक ही गांव से सर पूरे? गांव मेहंदीवाड़ा के हैं और उसके आसपास के भी हैं, वारासुनी के भी। जिले के बहुचर्चित डबल मनी वाले मामले में जमा रकम न मिलने पर अब निवेशकों का सब्र का बांध टूटने लगा है। जहां आए दिनों शिकायतकर्ता डबल मनी वाले मामले में पैसों का निवेश करने की जानकारी देते हुए पुलिस थाने में संबंधित एजेंटों के खिलाफ लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में किरनापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुंडेसरा में डबल मनी का एक ताजा मामला सामने आया, जिसमें किरनापुर क्षेत्र के सहित अलग ही गांवों से आए करीब 2 दर्जन निवेशकों ने अब ग्राम मुंडेसरा के सरपंच अजय पाचे और ग्रामीण गोविंद पाचे पर डबल मनी में पैसे इन्वेस्ट कर 10 दिनों में दुगनी रकम वापस करने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। डबल मनी से जुड़ा ताजा मामला किरनापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुंडेसरा का बताया जा रहा है, जहां के सरपंच अजय पाचे और ग्रामीण गोविंद पाचे पर गांव और किरनापुर क्षेत्र के सहित अन्य क्षेत्रों के ग्रामीणों ने 10 दिनों में रकम दुगनी लालच देकर उनके साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों के अनुसार दोनों आरोपियों ने 10 दिनों में रकम दुगनी देने का लालच देकर डबल मनी के नाम पर लाखों रुपए की रकम जमा कराई थी, लेकिन मियाद पूरी होने पर आरोपियों के द्वारा निवेशकों की रकम वापस नहीं की जा रही है, जिसमें निवेशकों को अब उनकी रकम डूबने का डर सता रहा है, जिसकी शिकायत बुधवार को 2 दर्जन से अधिक निवेशकों ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर की है, जिसमें उन्होंने एसपी कार्यालय में लिखित आवेदन देकर मामले को तत्काल जाँच कर आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही कर उनकी रकम वापस दिलाए जाने की मांग की। ये मुंडेसरा सरपंच है इस समय अजय पाचे जी, जवाहरलाल पाचे उनके पिताजी, स्वर्गीय जवाहरलाल पाचे उनके पिताजी का नाम है। उनने हमसे पिछले से वर्ष में मई महीने में
हमसे 22 से 25 लोग हमारे साथ थे, जिनसे इन्होंने डबल मनी के नाम पर पैसा लिया था कि हम डबल करके दे रहे हैं आपको बहुत ही कम समय में। लगभग 1.25 करोड़ से ऊपर की रकम है जो हम 25-26 लोगों ने मिल के दी थी। और अभी तक वो पैसे हमें आज दूंगा कल दूंगा ऐसा करके बरकला रहे हैं। बार बार उनके घर जा रहे हैं, हमारी तरफ सैकड़ों लोग उनके घर आकर पैसा मांग रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि उन्होंने हमसे जालसाजी कर धोखाधड़ी की है। उसी बात के लिए मैं मेरे रकम के लिए कार्यालय में आया था और मेरे सभी साथी भी आए हुए हैं 25 लोग कि हमारा पैसा इन्होंने झूठ बोल कर हमसे लिया है, धोखाधड़ी हमसे की है, हमारा मूल धन हमें लौटाया जाए, ऐसा हम शासन से निवेदन करते हैं। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेवर गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसी के विरुद्ध घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने और जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाया। 36 वर्षीय महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मलाजखंड पुलिस ने उसके पड़ोसी कपूरचंद पिता छेलाल ठाकरे 41 वर्ष वार्ड नंबर 14 नेवरगांव निवासी के विरुद्ध घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर जाँच शुरू की है। अपराध दर्ज होने के बाद से यह व्यक्ति फरार बताया गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 20 मई को यह महिला अपने घर में अकेली थी। पति किराना दुकान का सामान लेने के लिए ग्राम पौनी चला गया था। बड़ा बेटा भी मलाजखंड किसी काम से चला गया था। छोटा बेटा मौसी के गांव कोका गया था। शाम 7:30 बजे करीब यह महिला घर में अकेली थी। तभी पड़ोसी कपूरचंद ठाकरे महिला के घर आए और अपना मोबाइल चार्ज कराने के लिए इस महिला को दिया। महिला ने कपूरचंद ठाकरे से आंगन में बैठने के लिए कुर्सी ला कर दी और दरवाजे के पास खड़ी। कुछ देर बाद कपूरचंद महिला को अपना मोबाइल निकाल कर देने के लिए बोला तो महिला ने मोबाइल निकाल कर दे दी। तभी कपूरचंद ठाकरे ने महिला को घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी दे डाली। शाम को जब महिला का पति घर आया तब इस संबंध में उसने उस घटना के संबंध में बताया, किंतु डर और बदनामी के कारण महिला रिपोर्ट करने के लिए थाने नहीं पहुंची। लेकिन दूसरे दिन 11 बजे करीब कपूरचंद महिला के घर आकर उसे दोबारा परेशान करने लगा। 23 मई को यह महिला अपने पति के साथ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मलाजखंड थाना पहुंची। मलाजखंड पुलिस ने इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कपूरचंद ठाकरे के विरुद्ध घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में धारा 376, 450, 506 के तहत अपराध दर्ज किया। अपराध दर्ज होने के बाद से कपूरचंद ठाकरे फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वाराणसी नगर के कटंगी रोड स्थित विश्राम भवन में 24 मई को मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राजेश पाठक व जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह कछवा के द्वारा राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उक्त प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कबड्डी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि जिला कबड्डी संघ की तत्वाधान में बीते 25 वर्षों में 7 बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां से मध्य प्रदेश की टीम बनेगी जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हुए नेशनल खेलेगी। यह प्रतियोगिता का हर बार बालाघाट मुख्यालय में आयोजन किया जाता रहा, किंतु संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंह कछवा ने कहा कि यह प्रतियोगिता का हर बार तो जिले में होती है, जबकि कबड्डी गांव का खेल है जिसे तहसील में कराने की परंपरा बनानी चाहिए, जिस पर हम सभी ने बैठकर विचार किया और इसमें तय किया कि वाराणसी के दशहरा मैदान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता रखने का उद्देश्य जो था वो जिला कबड्डी संघ के तत्वाधान में, जैसा कि आप लोगों को विदित है, विगत करीब 25 वर्षों में 7 बार यहाँ से जो बालाघाट जिले की धरती से टीम बनी वो मध्य प्रदेश की टीम कहलाई और नेशनल खेलने गई। हर बार ये आयोजन बालाघाट मुख्यालय में होता था। इस बार हमारे जिला कबड्डी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय संजय सिंह कछवा जी ने बोला कि ये कार्यक्रम हमेशा बाहर ही जिला मुख्यालय में होते हैं। कबड्डी चूँकि गाँवों का खेल है तो इनको तहसील मुख्यालयों में भी करने की परंपरा जारी की जाए ताकि ये खेल का वातावरण बने। इसलिए हम सब लोगों ने, पूरे जिला कबड्डी संघ ने बैठ करके, रमेश दीक्षित जी ने, अजय मिश्रा जी ने, अनिल गुरनानी जी और हमारी जो कबड्डी की पूरी टीम है, आयोजन टीम अभी पूरी बनेगी, जो हमारे वाराणसी के पूरे जो लोग हैं सब लोग उस आयोजन समिति में होंगे, उनके भी नाम आपको शीघ्र मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने तय किया कि यह कार्यक्रम इस वर्ष वाराणसी के दशहरा मैदान में आयोजित किया जाएगा। जो पिछले साल 3, 4 और 5, 6 जनवरी को बालाघाट में प्रोग्राम जब हुआ था तो उसी समय मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के तमाम पदाधिकारी आए थे। तो उसी समय 2022 में हम लोगों ने डिमांड किया था कि चूँकि बालाघाट में हर बार टूर्नामेंट होता है तो बालाघाट से वाराणसी लग के है, तो हम चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट यहाँ भी होना चाहिए। तो उसी समय मध्य प्रदेश कबड्डी संघ ने इस बात की स्वीकृति दिया था कि ठीक है, भविष्य में हम वाराणसी में जो टूर्नामेंट होगा उस पर विचार करेंगे।
तो ये पिछले महीने में इसकी स्वीकृति आ गई थी कि ये टूर्नामेंट वाराणसी में होगा करके। वाराणसी में जो टूर्नामेंट होगा इसमें ये एक्चुअली मध्य प्रदेश कबड्डी संघ का प्रोग्राम है, प्राइवेट टूर्नामेंट नहीं है। इसमें जितने भी ऑफिशियल जो नियम कानून होंगे सब वो जो शासकीय रहते हैं, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश की जो कबड्डी टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलेगी वो सिलेक्ट होगी, फिर उसका यहाँ पे कैंप भी लगेगा और वो पूरे 52 जिलों की जैसे मध्य प्रदेश में है तो 52 जिलों में से उम्मीद है कि करीब 40-42 टीमें जो हैं वो यहाँ पे आएगी। तो 26 तारीख से टीमें आ जाएगी, जैसे भैया ने बता दिया है। 27 तारीख से मैच चालू होंगे, 27 तारीख की शाम से मार्च पास्ट वगैरह के बाद फिर डेली मैच चालू होंगे और टाइमिंग आपको बता दिया गया है। 30 तारीख को इसमें फाइनल है। फाइनल मैच हमारा प्रयास है कि 6 बजे हो जाएगा, जिसमें राहुल चौधरी जो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर है भारतीय टीम के, मतलब पिछले 10 साल के सदस्य हैं, वो आ रहे हैं। तो वो कबड्डी के फाइनल में मुख्य अतिथि रहेंगे। उसी दिन सभी प्लेयर्स के लिए और लोगों के लिए मनोरंजन के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक मेगा इवेंट रखा गया है, जिसमें जो इंडियन आइडल के विनर रहे सलमान अली वो आ रहे हैं। साथ ही जो रनर अप उसके नेक्स्ट ईयर की इसी तरह विश्वकर्मा थी वो भी आ रही है। अतुल पंडित आ रहे हैं। साथ ही राजपाल यादव जो बड़े अपने फिल्मी कलाकार हैं, उनकी ये चारों की स्वीकृति हो चुकी है। अन्य कलाकारों से भी बात चल रही है, बट ये चारों का स्वीकृति भी आ गए हैं, इनके ऑडियो वीडियो सब आ चुके हैं। ग्रामीण थाना के अंतर्गत ग्राम नैत्रा में घर के पास स्थित खेत के कुएं में एक 2.5 वर्षीय बालक की गिरने से मौत हो गई। 23 मई की शाम में घटना उस समय हुई जब यह मासूम बालक परिवार के अन्य बच्चों के साथ घर में के पास ही खेल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम नैत्रा निवासी पूरन सिंह शिव खरे कृषक है जो हाल ही में काम करने नासिक गया हुआ था। बालक श्रेयांश अपनी मां और बड़े भाई और बहन के साथ रहता था। 23 मई को दोपहर में परिवार के लोग कृषि कार्य करने के लिए खेत चले गए। बालक श्रेयांश घर में परिवार के बच्चों के साथ घर में ही था, अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था। 6 बजे परिवार के लोग जब खेत से वापस घर आए तब बालक श्रेयांश के न दिखाई देने पर उसकी काफ़ी खोजबीन की गई। घर के पास बने खेत के कुएं में देखने पर कुएं के अंदर उसकी लाश देखी गई। परिजनों के द्वारा ग्रामीण थाने में इसकी सूचना दी गई, जहां से पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए बालक के शव को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। संभवतः बालक श्रेयांश की खेलते खेलते कुएं में गिर जाने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पिछले कई वर्षों से सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का सपना संजोए रहे नगर वासियों का सपना पूरा होने में अभी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में आए दिन नए नए अड़ंगे सामने आ रहे हैं। इसके पूर्व किए गए सर्वे में जहां अतिक्रमण एक बहुत बड़ा रोड़ा था, जिसे हटाने के बाद लगा कि अब रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ओवरब्रिज निर्माण के कार्य के लिए गड्ढा खोदने का कार्य शुरू किया गया, वैसे ही नगर पालिका की पाइपलाइन इस कार्य में अड़ंगा डाल रही है, जिसे शिफ्ट करने की योजना नगर पालिका और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण संबंधित कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। बात अगर सरेखा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में आ रही परेशानियों की करें तो केवल नगर पालिका की पाइपलाइन ही नहीं बल्कि इस निर्माण कार्य में कई अड़ंगे नजर आ रहे हैं, जहां पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाई गई पाइपलाइन के साथ साथ नगर पालिका के द्वारा बनाया गया प्रवेश द्वार, विद्युत विभाग के द्वारा सड़क किनारे जगह जगह लगाए गए विद्युत पोल ट्रांसफार्मर, नगर पालिका व रेलवे के सांकेतिक बोर्ड, दिशा सूचक बोर्ड आदि इस कार्य में बड़ा अड़ंगा बनकर सामने आ रहे हैं, जिन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किए बिना ही रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के कॉलम गड्ढे तक नहीं खोद पा रहे, जिसके चलते निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही अभी बंद हो गए। और विभिन्न अड़ंगों को दूर करने के लिए बुधवार को नगर पालिका और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण संबंधित कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को साइट पर पहुंचकर दिन भर माथापच्ची भी करनी पड़ी। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में आ रही तरह तरह की अटकलों को दूर करने के लिए नगर पालिका के अमले और रेलवे उड़ान पुल निर्माण कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों को सरेगा पहुंचकर दिन भर माथापच्ची करनी पड़ी, जहां बुधवार को सर्वे पर पहुंची संयुक्त टीम ने अटकलें को दूर करने और व्यवस्थाओं को भी बनाए रखने के लिए जगह जगह नापजोख किया, तो वहीं एक दूसरे से सलाह लेते हुए भी नजर आए। बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य का रोड़ा बनी पाइपलाइन की जानकारी नगरपालिका के अमले को लगने पर नगरपालिका के उपयंत्री, राजस्व विभाग का अमला सहित अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचा और उन्होंने वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद अब पाइपलाइन को निकालकर सड़क के दूसरी तरफ ले जाने पर विचार विमर्श तो किया जा रहा है, जहां पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य करीब 700 मीटर लंबा किया जाना है। वहीं पाइपलाइन को हटाकर दूसरे स्थान पर रखने के दौरान पेयजल की व्यवस्था भी प्रभावित हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखा जाना है
बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज निर्माण के लिए कॉलम गड्ढे की खुदाई के दौरान पाइपलाइन डैमेज भी हो गई है, जिससे वार्ड क्रमांक 30 के कुछ एरिया में पेयजल की सप्लाई भी प्रभावित हुई। मौके पर नगरपालिका कर्मचारियों ने दुरुस्त तो कर दिया, लेकिन पाइपलाइन को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए उन्हें काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ी। पोल शिफ्टिंग और जो अपना पाइपलाइन आ रही है जल निगम की, और पाइपलाइन के बाद कहीं कहीं तो बोर्ड लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत जैसे बोर्ड लगा है नगर पालिका, इससे थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, काम भी प्रभावित। कब तक हो जाएगा कंप्लीट, ऐसा नगर पालिका बोल रही है आपसे? वो जल्दी, उन्होंने तो बोला मैं जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने, उनको लेटर भी चला गया है, उन्होंने किसी को आदेश भी दिया है, मेरी बात हुई थी तो आदेश भी दिया है और हटाने की कार्य में लगे हुए हैं। कोतवाली पुलिस को बीती रात बस स्टैंड में राजस्थान से एक युवक और युवती संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए मिले। दोनों को कोतवाली लाकर पूछताछ करने पर दोनों ने राजस्थान से भागकर मध्य प्रदेश बालाघाट पहुंचना बताया। इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने राजस्थान के झालवाड़ पुलिस से संपर्क किया। राजस्थान से एक पुलिस की टीम बालाघाट रवाना की गई। मिल रही जानकारी के अनुसार इस युवती का मायका झालवाड़ जिले में आने वाले नंदपुर का है। विवाह 13 साल की उम्र में ही गुमान सिंह सौंधिया के साथ हुआ था। जब यह युवती 16 साल की हुई तब उसे ससुराल ला लिया गया था और उसके बाद वह अपने ससुराल में रहने लगी थी। बताया गया कि इस युवती के ससुराल के उसके सास और पति है, 2 बीघा जमीन है। यह भी बताया जा रहा है कि इस युवती का पति शराब पीकर उन्हें मारता पीटता था। इस दौरान युवती के मोहल्ले के रहने वाले प्रधान सिंह सौंधिया, जो कि एक ट्रैक्टर चालक है, उसके साथ प्रेम संबंध बन गए थे। 3 दिन पहले ही यह युवती इस युवक प्रधान सिंह के साथ घर से फरार होकर ट्रेन से नागपुर पहुंची और 23 मई की रात्रि दोनों नागपुर से बस में बालाघाट पहुंचे। रात्रि 12 बजे के बाद जब कोतवाली पुलिस रात्रिकालीन गश्त में थी, तब दोनों युवक युवती बस स्टैंड के पास संदिग्ध स्थिति में कोतवाली पुलिस को मिले। दोनों को कोतवाली लाने के बाद पूछताछ करने पर दोनों ने राजस्थान से भागकर बालाघाट पहुंचना बताया। कोतवाली पुलिस के द्वारा राजस्थान के जिला झालवाड़ पुलिस से संपर्क करने पर पता चला कि इस युवती के संबंध में गंगाधर पुलिस थाने में गुम इंसान कायम किया गया है और वहां की पुलिस इस युवती की खोजबीन कर रही है। कोतवाली पुलिस के द्वारा संपर्क करने पर वहां की पुलिस टीम युवती को लेने के लिए बालाघाट आने के लिए निकल चुकी है। वारासिनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मदनपुर व कासपुर के मध्य बीती रात टवेरा वाहन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। इसमें मृतक का नाम प्रणय भिवगड़े गोंदिया निवासी बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कासपुर निवासी सुनील डोंगरे के परिवार के सभी सदस्य अपने रिश्तेदार के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बघोली काटी गोंदिया महाराष्ट्र गए हुए थे, जहां से वहां विवाह संपन्न होने के बाद वापस अपने दामाद के टवेरा वाहन क्रमांक CG04 HB 0551 से अपने गांव कासपुर आ रहे थे, जिन्हें टवेरा वाहन चालक मृतक प्रणय पिता रोहिदास भिवगड़े उम्र 26 वर्ष निवासी मदीना मस्जिद के पीछे गौतम नगर गोंदिया महाराष्ट्र ला रहा था, जिसमें 23 मई की रात 11 बजे कासपुर निवासी सुनील डोंगरे के परिवार के सभी सदस्यों को उनके घर पर छोड़कर वापस वारासिनी की ओर आ रहा था। तभी रात्रि करीब 12 बजे कासपुर और मदनपुर के बीच स्थित अंधे मोड़ पर टवेरा वाहन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। चालक की वहीं घटनास्थल पर ही चालक की मौत हो गई, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को उस समय लगी जब वहां सुबह अपनी खेती किसानी कार्य से आवागमन प्रारंभ करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि खेत में क्षतिग्रस्त स्थित टवेरा कार पड़ी हुई है और उसके पास ही एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। जानकारी उन्होंने ग्राम के लोगों व पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक की शिनाख्त प्रारंभ की। इस दौरान टवेरा पलटने की सूचना मिलते ही सुनील डोंगरे भी मौके पर पहुंचा, जिन्होंने देखा कि उनके परिवार के लोगों को रात में जो टवेरा वाहन छोड़ने आई थी वहां पलट गई है और उसके चालक की मौत हो गई है, जिस पर उन्होंने मृतक की शिनाख्त प्रणय पिता रोहिदास भिवगड़े के रूप में की व मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। हो गई है। ये मेहमान छोड़ने आए थे घर में, उसके बाद छोड़े और 12 बजे करीब घर से निकले और रिटर्न जाने बैठे। क्या कार्यक्रम था घर में? घर में कोई कार्यक्रम नहीं था, शादी में गए थे हम लोग, तो शादी से हमको छोड़ने आए थे। छोड़ने आया था ये। कहाँ के रहने वाला मृतक ये गोंदिया गौतम नगर। कैसी क्या घटना हो गई यहाँ पर? यहाँ घर जाते समय वो रोड एकदम अंधा मोड़ था, उस वजह से रोड उनको समझ में नहीं आई और वो अनबैलेंस हो के गाड़ी। कैसे पता चला आप लोगों को? सुबह मॉर्निंग के टाइम में जब इधर उधर से लोग जाने लगे तब पता चला कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, तब हमारे को